नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस सेशन में, जो कि होने वाला है आपका कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट 11। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे, अपने सपनों के लिए, अपने अपनों के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। आज के अपने सेशन में हमने लेवल थोड़ा सा अच्छा रखा है। मैंने बोला था हर नेक्स्ट डे पहले डे से अच्छा थोड़ा सा लेवल होता जाएगा। आज लेवल पहले से थोड़ा सा ठीक है, तो करते हैं अपना सेशन शुरू। कैसे हैं भाई आप सब लोग? ऑल गुड, सब बढ़िया है। भगवान ने एक और दिन दिया है आपको, इतना अच्छा सुंदर दिन अपने सपनों को पाने के लिए। तो इस दिन को मेरे भाई आज बर्बाद मत करना। इस दिन को अच्छे से यूटिलाइज कर लेना, अच्छे से इसमें मेहनत कर लेना। मतलब ये होना चाहिए कि शाम को ना आपको नींद अच्छी आए। वो नींद कब अच्छी आएगी? जब आपने अपनी जिम्मेदारी, आपकी जो ड्यूटी है वो अच्छे से की हो। और एज अ स्टूडेंट आपकी ड्यूटी है दिल से, मन से मेहनत करना, पढ़ना। अगर आज आप अच्छे से मन से पढ़ते हो तो देखना आपको रात को सोते टाइम एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन रहेगा। मेरे साथ तो ऐसा होता था कि जिस दिन मैं अच्छे से नहीं पढ़ता था तो रात को अच्छे से नींद नहीं आती थी, मतलब खुद पे गिल्ट आता था। जिस दिन अच्छे से पढ़ता था उस दिन बहुत अच्छे से सेटिस्फेक्शन होता था। जी, ठीक है, करे भाई सेशन शुरू। चलो, एक क्लोज टेस्ट है। मैंने क्लोज टेस्ट को आपको बोला था एक बार पूरा पढ़ना ही पढ़ना है, मैंडेटरी, एक बार पूरा पढ़ के समझना। द यूज्ड बुक स्टोर वॉज नॉट मेयरली अ लोकेशन वेयर वन माइट परचेज बुक्स, इट वॉज अ रिफ्यूज। द एयर वॉज थिक विद द earthy rich smell of paper and dust, an odd fragrance which was at once soothing and as I would spend hours there, running my fingers over the spins of ancient forgotten books that stood on the shelves. Each novel was another word to discover, and I finally removed a leather bounded book with an odd yellow title. Its pages were dry and as to the touch, as if one careless turn would make them disintegrated. As I picked up to read the opening lines, the words didn't merely speak a tale; they whisked me off to a whole different world, a place of marginal creatures, gallant heroes, and secret spells. The vocabulary was old fashioned but impossibly dense, describing gaudy pictures in my head that were more real than the creaky aisles surrounding me. I was amazed by the imagination of the writer, a well that was presumably truly dense. I felt a rush of awe and appreciation that these tales, as ancient as they were, remained supremely dense and capable of ignite the imagination of a new generation. ये है हमारा क्लोज टेस्ट। ठीक है, चलो एक बार आप क्वेश्चंस करेंगे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप देखना आपका कितने आंसर क्वेश्चन सही है। द एयर वॉज थिक विद द अर्थी रिच स्मेल ऑफ पेपर एंड डस्ट, एन odd fragrance which was at once soothing and would I would spend hours there, which was once soothing and refreshing, vigorating, overwhelming, disconcerting. एयर वॉज थिक विद अर्थ, चलो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो जो पहले का आंसर हमारा होगा, आप अपने माइंड में जल्दी से लिख लीजिए, कॉपी पेन लेकर लिख लीजिए। पहले का सही आंसर हमारा हो जाएगा ओवरवेलमिंग। क्यों होगा मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ईच नोवेल वॉज अनदर वर्ल्ड टू डिस्कवर एंड आई फाइनली रिमूव्ड अ लेदर बाउंडेड बुक विद एन ऑड येलो टाइटल. Its pages were dry and dashed to touch, as if I careless turn would make them disintegrate.
रफ, स्टिफ, फ्रेजाइल, सॉफ्ट। तो दूसरे का मेरा सही आंसर होगा द पेजेस वर ड्राई एंड फ्रेजाइल। क्यों होगा मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। हैप्पी बर्थडे ब्रदर। तीसरा क्वेश्चन है द वोकेबलरी वॉज ओल्ड फैशन बट impossibly describing gaudy pictures in my head that were more real than the creaky aisle surrounding me. The vocabulary was old fashioned but impossibly engaging, simplistic, vivid, unclear। सही आंसर हो जाएगा विविड। क्यों होगा अभी बताऊंगा, ठीक है। चलो अभी आप ट्राई कीजिए। I was amazed by the imagination of the writer, a well that was presumably truly dash. I was amazed by the imagination of the writer that was presumably truly stagnant, shallow, boundless, predictable। सही आंसर होगा बाउंडलेस, ठीक है जी। हैप्पी बर्थडे सिस्टर, मे गॉड ब्लेस यू। I felt a rush of awe and appreciation that these tales, as ancient as they were, remained supremely dash and capable of ignite the imagination of a new generation. Remained supremely dull, boring, irrelevant या relevant. Supremely relevant। तो पांचों के पांच क्वेश्चन आपके हो गए हैं जी। जी रंजीत जी थैंक यू मेरे भाई, पांच क्वेश्चन आपके हो गए हैं। अब हम वापस जाते हैं। मैं आपको पूरा क्लोज टेस्ट एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। जो यूज्ड बुक स्टोर था वो एक लोकेशन नहीं थी जहां आप परचेज कर सकते हो बुक्स। सिर्फ वो लोकेशन नहीं कि आप वहां बुक परचेज कर सकते हो, एक रिफ्यूज था, वो एक शरणार्थी स्थल था बुक्स का। वहां की थिक, मोटी एयर थिक थी, अर्थी थी, मतलब उसमें से स्मेल आ रही थी मिट्टी की, रिच स्मेल उसमें थी, और पेपर की स्मेल थी, डस्ट की स्मेल थी, ऑड फ्रेग्रेंस थी, अलग फ्रेग्रेंस वहां पे थी, विच वॉज एट वन सूथिंग, जो थी सूथिंग। अब एंड दोनों तरफ सेम चीजों को जोड़ता है, एंड दोनों तरफ सेम चीजों को जोड़ता है। वो सूथिंग थी, आनंद देने लायक थी। अब बताओ क्या आएगा। सूथिंग थी, रिफ्रेशिंग थी, इन्वेगोरेटिंग थी, ओवरवेलमिंग थी, डिसकंसर्टिंग थी। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सूथिंग थी, ओवरवेलमिंग थी, आत्ममुग्ध कर देने वाली थी, मंत्र मुग्ध कर देने वाली थी वो स्मेल। देखो स्मेल थिक थी, अर्थी थी, रिच स्मेल थी, पेपर की और डस्ट की। जो सूथिंग थी आराम देने वाली थी, मंत्र मुग्ध कर देने वाली थी। रिफ्रेशिंग तो नहीं होगी जब खुद बोल रहा है कि भाई वहां पे क्या थी, ऑड फ्रेग्रेंस थी, अजीब फ्रेग्रेंस थी, अर्थी थी, थिक एयर थी, ठीक है। इन्वेगोरेटिंग भाई आपको जो जोश दिलाने वाली तो नहीं थी, वो ओवरवेलमिंग थी, मंत्रमुग्ध कर देने वाली ऐसी हवा थी वहां की, वो आपको मंत्रमुग्ध कर रही है। आई वुड स्पेंड आवर्स देयर, मैं वहां घंटों बिता सकता था। रनिंग माई फिंगर, अपनी फिंगर रन करते हुए किस पर, स्पाइंस ऑफ एंशियंट फॉरगेटन बुक्स, अपनी जो बुक्स है उनको पढ़ते हुए वहां घंटे बिता सकता था जो सेल्स में बुक थी। ईच नोवेल वॉज अनदर वर्ल्ड टू डिस्कवर, हर एक नोवेल एक अनदर वर्ल्ड था डिस्कवर करने के लिए, हर एक नोवेल अपने आप में एक दूसरी दुनिया थी, इतने शानदार थे। एंड आई फाइनली रिमूव्ड आ लेदर बाउंड बुक, एक मैंने लेदर से कवर वाली बुक को हटाया, कहां से, सेल्फ से, विद एन ऑड येलो टाइटल, उसमें एक अजीब अलग येलो टाइटल था, द पेजेस वर ड्राई, जो पेजेस थे वो ड्राई थे, सूखे हुए थे। एंड कैसे थे कि अगर उन्हें टच करे तो, अगर उन्होंने आपने लापरवाही से टच किया तो वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, फट जाएंगे। तो वो ड्राई थे, रफ स्टिफ होगा,
नहीं। रफ होगा। वो ड्राई थे, कठोर थे। वो ड्राई थे और फ्रेजाइल थे। फ्रेजाइल होता है क्षणभंगुर, कोई चीज इजीली ब्रेक हो जाए, टूट जाए, ब्रेक हो जाए। तो जो पेजेस थे वो ड्राई थे और फ्रेजाइल थे। इतने फ्रेजाइल, टच करने में फ्रेजाइल थे, ऐसे कि लापरवाही से आपने पेज पलटे तो वो फट जाएंगे। ठीक है, जाओ आगे बढ़ जाते हैं। वोकेबलरी जो थी वो ओल्ड फैशन थी, पुरानी थी। बट अब बट ने बहुत अच्छे हिंट दिए आपको। इधर कोई चीज ओल्ड फैशन बोली है, मतलब कि निगेटिव चीज बोली है। इधर आपको पॉजिटिव चाहिए। इम्पॉसिबली सिंपलिस्टिक, ओल्ड फैशन सिंपलिस्टिक नहीं। ओल्ड फैशन अनक्लियर थी, नहीं। ओल्ड फैशन इंगेजिंग जाएगा या विविड जाएगा। जो वोकेबलरी थी वो ओल्ड फैशन तो थी, लेकिन वो विविड थी, जीवंत थी। अब विविड मैंने क्यों लिया? विविड मैंने इसलिए लिया क्योंकि वो वोकेबलरी डिस्क्राइब कर रही थी गॉडी पिक्चर्स इन माई माइंड। अगर वो नॉर्मल वोकेबलरी होती, सिंपलिसिट होती, तो वो गॉडी ऐसी मतलब जीवंत पिक्चर थोड़ी ना आपके माइंड में बनाती। साधारण वोकेबलरी से आपके माइंड में इमेजेस नहीं बनती है। जब जबरदस्त वोकेबलरी यूज की जाए, जैसे कि अब मैं एक भाषण बोलो अटल बिहारी वाजपेयी जी का, कि हम रहे ना रहे ये वतन रहना चाहिए। अच्छे वर्ड्स का चयन अच्छे इमोशन के साथ बोला गया है, तो आपके दिमाग में देशभक्ति की इमेज आ जाती है ना। नॉर्मली हम बोलते हैं भाई सबसे ऊपर देश है, तो वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं होता। ऐसे ही यही बोला जा रहा है कि जो वोकेबलरी थी वो डिस्क्राइब कर रही थी गॉडी पिक्चर्स मेरे माइंड में, दैट वर रियल देन द क्रीकी आइल सराउंडिंग मी। जो मेरे आसपास आइल था, जो गलियारा था, भाई बुक सेल्फ है, बीच में जो गली है उसको आइल बोलेंगे, ठीक है। आइल्स थे, उससे ज्यादा रियल मेरे को वो पिक्चर लग रही थी जो मेरे को वो बुक पढ़ के मेरे माइंड में आ रही थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आई वॉज अमेज्ड बाय द इमेजिनेशन। नहीं, अमेज्ड बाय क्यों नहीं हो सकता? ऑफ राइटर वेल, मैं राइटर की इमेजिनेशन, कल्पना से आश्चर्यचकित था। वेल, एक ऐसा कुआ जो सच में कैसा था। अगर आप उसकी इमेजिनेशन से प्रभावित हो, तो ऐसा तो नहीं आप बोलोगे ये जो इमेजिनेशन है, मान के चलो ये एक कुआ है। इमेजिनेशन की तुलना, आपने राइटर की इमेजिनेशन की तुलना एक कुएं से की है, वेल से की है। अब आप उसकी इमेजिनेशन से प्रभावित हो और उसकी इमेजिनेशन इसमें शैलो है, थुतली है, नहीं। आप उसकी इमेजिनेशन से प्रभावित हो, वो प्रेडिक्टेबल है, नहीं। अगर आप उसकी इमेजिनेशन से प्रभावित हो, वो स्टैग्नेंट है, नहीं। एक जगह रुकने वाली है, नहीं। वो बाउंडलेस है, एक ऐसा कुआं जिसमें बाउंड्री ही नहीं है। एक ऐसा कुआं जो बाउंडलेस है, ऐसी उसकी इमेजिनेशन थी। ठीक है। और लास्ट है आई फेल्ट अ रश ऑफ एव। मेरे अंदर बहुत सारी फीलिंग आई, एन एप्रिसिएशन, एक ऐसा एप्रिसिएशन दैट दीज टेल्स, ये वाली कहानियां, एज एंशियंट एज दे वर, वो थी तो बहुत पुरानी, रिमाइंड सुप्रीमली, वो रही कितनी भी पुरानी हो, बहुत पुरानी थी, लेकिन सुप्रीमली कैसी थी? इररेलीवेंट। पुरानी थी, इररेलीवेंट थी, नहीं, इररेलीवेंट नहीं होगा। बोरिंग डल थी, अगर बोरिंग आ सकता है तो डल भी आ सकता है। आपको बहुत बड़ी मदद तो यही कर सकता है, बोरिंग आएगा तो डल भी आ जाएगा, दोनों साइनों है। इसका मतलब अगर डल नहीं आ सकता, बोरिंग भी नहीं आ सकता। अब देखो वो बोल रहा है वो सुप्रीमली इररेलीवेंट तो नहीं होंगी, अगर वो तारीफ कर रहा है। पूरे क्लोज टेस्ट में उसने बुक्स की, राइटर की इमेजिनेशन की तारीफ करी है, तो ये तो नहीं बोलेगा वो इररेलीवेंट थी। अब देखो आगे बोला है वो कैपेबल ऑफ इग्नाइट द इमेजिनेशन ऑफ न्यू जनरेशन। वो न्यू जनरेशन में भी इमेजिनेशन भड़का सकती है, उकसा सकती है। इरेलीवेंट चीजें तो नहीं उकसा सकती, जो रेलिवेंट होंगी वही उकसा सकेंगी। इसलिए इसका आंसर रेलिवेंट हुआ। समझे मेरे भाई? चलो अब पैसेज पढ़ लेते हैं।
पैसेज पढ़ने से पहले मैंने आपसे बोला था एक बार हम पांचों के पांचों क्वेश्चन जरूर देखेंगे। इन द सेंटेंस, पैसेज अभी 2025 में पूछा गया है सीजीएल में। द परसिस्टेंस ऑफ सच बैरियर्स अंडरस्कोर्स द नेसेसिटी फॉर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स aimed at amplifying female representation in executive role. The phrase aimed at amplifying female representation is, ये क्या है? एक मिसप्लेस्ड मॉडिफायर है, गलत जगह प्लेस्ड मॉडिफायर है। आप पार्टिसिपल है, फ्रेज मॉडिफाइंग रिफॉर्म्स, एक पार्टिसिपल फ्रेज है जो रिफॉर्म को मॉडिफाई कर रही है। एब्सोल्यूट फ्रेज है मॉडिफाइंग एंटायर सेंटेंस। इन्फिनेटिव है, सबसे पहले एम्ड एट इन्फिनेटिव नहीं हो सकता, चौथा तो गलत हो गया। कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 आपने इसका ऑप्शन नंबर 4 दिखते ही गलत कर दिया कि एम्ड एट आपका क्या नहीं हो सकता, इन्फिनेटिव नहीं हो सकता। इसमें बोला गया पार्टिसिपल। पार्टिसिपल आपको पता है पार्टिसिपल होते हैं V3 या VING, ये पार्टिसिपल होते हैं। V3 या VING पार्टिसिपल होते हैं, ठीक है। तो यहां पर एम्ड क्या है, V3 है, इसका मतलब ये पार्टिसिपल हो सकता है। अब मैं अपना आंसर वेरीफाई करूंगा। बोल रहा है एक ऐसा पार्टिसिपल फ्रेज है जो रिफॉर्म्स को मॉडिफाई कर रहा है। चलो देखते हैं। द परसिस्टेंस ऑफ सच बैरियर्स अंडरस्कोर्स, सच बैरियर्स का जो परसिस्टेंस है वो अंडरस्कोर करता है नेसेसिटी फॉर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की नेसेसिटी को अंडरस्कोर करता है। ऐसे रिफॉर्म्स, नेसेसिटी फॉर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, कौन से रिफॉर्म्स जो एम किए गए थे, एम्ड एट एम्प्लीफाइंग फीमेल रिप्रेजेंटेशन, जो फीमेल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए एम किए गए थे एग्जीक्यूटिव रोल्स में। बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब मेरा ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल ऑप्शन में आया, हो गया सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। इन द सेंटेंस देयर लीडरशिप इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय अ कोलैबोरेटिव अप्रोच, emotional intelligence and resilience. The verb is characterize is in, is characterize, is के बाद V3 क्या हो सकता है? अब सेंटेंस बोल रहा है एक्टिव वॉइस है, इज के बाद, इज एम आर के बाद अगर ING होता तो एक्टिव वॉइस होता, गलत हो गया। पैसिव वॉइस है, इज एम आर के बाद V3 पैसिव वॉइस है। प्रेजेंट टेंस है, इज एम आर प्रेजेंट टेंस में आता है। V1 की पैसिव वॉइस बनता है इज एम आर प्लस V3, और ये है प्रेजेंट टेंस। और आपको पता है वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता है, ये भी प्रेजेंट ही है। और मैंने आपको टेंस का आइडेंटिफिकेशन में ये चीज समझाई है। इसका मतलब पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट टेंस है, बिल्कुल सही है। एक्टिव वॉइस नहीं हो सकता, पैसिव वॉइस पास्ट टेंस में नहीं हो सकता। पैसिव वॉइस पास्ट टेंस में होता अगर वॉज वर प्लस V3 होता। तब होता ये, अगर ये होता, क्योंकि वो V2 की पैसिव वॉइस है, V2 पास्ट टेंस है, उसकी पैसिव वॉइस पास्ट टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड ascendancy in the passage most nearly means, ascendancy अगर आपको याद हो तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा 5th क्लास में, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? बढ़ता क्रम
और ये घटता क्रम। असेंडिंग ऑर्डर, जैसे कोई नंबर दे दिया आपको, मान के चलो नंबर दे दिया 13, 9, 25, 45 और 7, तो असेंडिंग ऑर्डर इसका हो जाएगा 7, 9, 13, 25, 45, और डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा 45, 25, 13, 9, 7। पढ़ा है ना आपने ये? असेंडिंग मतलब होता है बढ़ता क्रम, डिक्लाइन नहीं हो जाएगा, स्टैग्नेंट तो नहीं होगा, सेपरेट अलग नहीं होगा, डोमिनेंस और राइज। डोमिनेंस हो रहा है, राइज हो रहा है, उसका बढ़ रही है वो चीज। हाँ, आरोही क्रम अवरोही क्रम आपने पढ़ा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है द फ्रेज नुएंस्ड रिकॉन्फिगरेशन इम्प्लाइज। नुएंस रिकॉन्फिगरेशन, नुएंस होता है सूक्ष्म, और रिकॉन्फिगरेशन का मतलब है रिकंस्ट्रक्शन, फिर से पुनर्निर्माण, वो सब चीजें होती हैं। तो अ कॉम्प्लेक्स सबटल रिकंस्ट्रक्टिंग हो जाएगा, सिंपलिस्टिक रीअरेंजमेंट हो जाएगा, अक्योटिक डिसरप्शन तो नहीं होगा, मीडिएट रिवर्सल नहीं होगा। आ कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, सबटल सूक्ष्म है, और रिकंस्ट्रक्शन है, ऑप्शन ए हो गया। तो आपने देखा पैसेज के 5 में से 4 क्वेश्चन बिना पैसेज को पढ़े किए जा सकते थे, ठीक है। और 5वां क्वेश्चन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज अ मेजर बैरियर फेस्ड बाय वुमेन सीईओ एंड सीटीओज। मेजर बैरियर क्या है जो वुमेन सीईओ और सीटीओ के द्वारा फेस किया गया है। अब इसके लिए आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा। एक्सेसिव टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है, लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस है, अनइक्वल एक्सेस टू मेंटोरशिप एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज हैं, ओवर रिप्रेजेंटेशन इन एग्जीक्यूटिव रोल्स है। अगर समय कम है तो सबसे बड़ा जो ऑप्शन वो आंसर लगा सकते हो। मैं बोल रहा हूं अगर समय कम है तो, ठीक है। हम एक बार पूरा पैसेज पढ़ते हैं, लेंदी पैसेज है। In the contemporary cooperative milieu, women occupying the echelons of chief executive officer and chief technology officer roles have increasingly disrupted the traditional male dominant paradigm. Despite systematic impediments such as gender bias and glass ceiling, a growing cohort of women leaders is redefining organizational dynamics through innovative leadership and technological acumen. The ascendancy of women CEO and CTOs is emblematic of प्रोग्रेसिव शिफ्ट इन। अब देखो यहां भी लिखा हुआ था प्रोग्रेसिव, ascendancy is progressive shift in societal and cooperative ethos, fostering inclusivity and diversity at strategic decision making level. Their leadership is often characterized by a collaborative approach, emotional intelligence, and resilience, which synergize effectively with the technological innovation and business strategy. However, these trailblazing women frequent confront challenges। यही तो मुझे पता करना था क्या, including unequal access to mentorship, networking opportunities, and unconscious bias embedded within corporate cultures। मिल गया मुझे आंसर। देखो सीधा सीधा पूछा है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अकॉर्डिंग जो मेजर बैरियर क्या है जो वुमेन सीईओ और सीटीओ के द्वारा फेस किए जाते हैं। बैरियर मतलब चैलेंजेस है, मेजर चैलेंजेस क्या है, साफ साफ बोला है दीज ट्रेल बेसिंग वुमेन फ्रिक्वेंटली कन्फ्रंट, सामना करती हैं चैलेंजेस का। कैसा, जिसमें अनइक्वल एक्सेस टू मेंटोरशिप है, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज है, अनइक्वल है वो चीजें, और
अनकॉन्शियस बायस है, ये सब चीजें हैं ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन में देखो ये दिया गया है यहाँ पर, अनइक्वल एसेस टू मेंटोरशिप एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। मेंटोरशिप और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज उनको अनइक्वल मिलती है, समान नहीं मिलती है। तो पैसे जैसा भी कि आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आपके लिए पैसे जाता है तो आपको ज्ञानी बाबा नहीं बनना है, एक बार ऑप्शन देख लेने हैं। ठीक है, देखो एक टीचर आपको रास्ता दिखा सकता है, चलना आपको खुद ही है। टीचर ने रास्ता ये दिखाया है सीधा, आप बोलो मैं तो ऐसे जाऊंगा जी, ऐसे, तो वो आपकी गलती है। ठीक है ना, तो अब टीचर ने रास्ता दिखाया, उस पर चलने का काम आपका है, प्रैक्टिस आपको करनी है। तो प्रैक्टिस आपको रोज जरूर करनी है। अभी मैंने एक क्लास आज दे दी, एक दो क्लास और दूंगा, फिर मैं ये वाली क्लास बंद कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत आपको प्रैक्टिस करा दी है इसकी। अब मेरे पैराजंबल है, मैंने बोला कल की क्लास से मुश्किल पैराजंबल होंगे। देखो अब तो मुश्किल वाले चल रहे हैं ना, मुश्किल लैंग्वेज, उसको टैकल करना मैं आपको सिखा रहा हूं कि भाई अगर मुश्किल लेंदी पैराग्राफ मुश्किल लैंग्वेज के साथ आते हैं तो आप उन्हें कैसे करेंगे। अब देखो मैं अब PQRS भी, पैराजंबल भी बहुत मतलब बड़े बड़े लेके आ रहा हूं आपके लिए, तो आपको देखना है। द कोड दैट वुड इनेबल, यहां द कोड जो इनेबल कर सकता था, कौन सा कोड, उसकी पहले जिक्र होना चाहिए, क्यों से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। देयर इंजीनियरिंग प्रोग्रामिंग एंड डिजाइन एबिलिटी कैम टुगेदर, किन की, पहले उनका जिक्र होना चाहिए, सेंटेंस आर से भी नहीं शुरू हो सकता। एस, द रोबोट्स फ्लॉलेस परफॉर्मेंस डोमिनेटेड देयर कमिटमेंट एंड कॉपरेशन। फ्लॉलेस परफॉर्मेंस जो है, अब देखते हैं, अब एक बार ना पहले पूरा पैसेज पढ़ लेते हैं, पूरे सारे ऑप्शन। अ रोबोट बिल्ड टू टैकल अ चैलेंजिंग चैलेंज सर्व्ड एज द स्टूडेंट्स फाइनल असाइनमेंट। The code that would enable the machine to traverse a maze was written over weeks. Their engineering, programming, and design ability came together to create it. The robot flawless performance। एक देखो, रोबोट बिल्ड करने का, चैलेंज को टैकल करने के लिए, जैसे कि वो सर्व करे, स्टूडेंट को फाइनल असाइनमेंट मिला कि उन्हें एक ऐसा रोबोट बनाना है, एक ऐसा रोबोट जो चैलेंज को टैकल करे, ये सब करे। तो सबसे पहले रोबोट बनाने की बात होगी, है ना, या पहले ही तुमने कोड डाल दोगे, नहीं, इसका मतलब सेंटेंस पी से शुरू होगा, जो मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, अब उन्हें एक रोबोट बनाने का चैलेंज मिला, तो एक बात बताओ, पहले वो उसकी प्रोग्रामिंग वगैरह करेंगे, फिर उसमें कोड वगैरह डालेंगे, लास्ट में ही तो परफॉर्मेंस होगी ना। आपने कोड बनाया तो आपकी, जो आपने एक रोबोट बनाया तो सबसे लास्ट में उसको आपको परफॉर्मेंस दिखानी है। इसका मतलब एस लास्ट में आना चाहिए था, और एस लास्ट में ही आया है। इसका मतलब ऑप्शन डी सही है यहां पर। जी वीरू चौधरी, थैंक यू मेरे भाई। ठीक है, समझ रहे हो, कैसे समझोगे कि एक रोबोट बनाना था चैलेंज टैकल करने के लिए, सर्व करने के लिए स्टूडेंट्स को फाइनल असाइनमेंट में। फाइनल असाइनमेंट मिला कि रोबोट बनाना है। अब देयर इंजीनियरिंग, किसकी, स्टूडेंट्स की इंजीनियरिंग, स्टूडेंट्स को मिला था, तो स्टूडेंट्स ने अपनी इंजीनियरिंग लगाई, प्रोग्रामिंग और डिजाइन एबिलिटी को एक साथ लगा के रोबोट बनाया, बना दिया भाई रोबोट। अब जैसे रोबोट बना, उसमें उन्होंने कोड डाले जिससे वही वो एक्शन ले, उन्होंने वीक्स में कोड बनाए थे, उसके बाद फिर उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई, फ्लॉलेस परफॉर्मेंस करी आपके रोबोट ने। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। In search of queen bee, he cautiously opened the beehive and examined the frames. He took out a honey frame and scraped off the wax covered with a knife. He put the frame in an extractor which used centrifugal force to spin the honey out. As a delightful reward for his labor, he filled a jar with the delicious fresh honey.
एक लॉजिक मुझे तो मिल गया, मैंने आपके सामने पढ़ा और मुझे एक लॉजिक मिल गया। फ्रेम इन एक्सट्रैक्टर विच यूज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू स्पिन द हनी आउट। हनी को बाहर निकाला उसने, एक ऐसे उसमें डाला, एक्सट्रैक्टर में उसने फ्रेम को डाला जिसने घुमा के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करके हनी को बाहर निकाला। उसकी खुशी के लिए उसका रिवॉर्ड, उसे लेबर मेहनत का रिवॉर्ड मिला कि उसका जार हनी से भर गया। पहले जार हनी से भरेगा या पहले वो हनी को निकालेगा? पहले हनी को निकालेगा तब जाके उसका हनी जार, फ्रेश हनी से उसका जार भरेगा। मतलब पहले आर आएगा फिर एस आएगा, पहले आर आएगा फिर एस आएगा, ये गलत हो गया। आर एस इसमें दे रखा है, आर एस इसमें दे रखा है, आर के तुरंत बाद एस आएगा, ये गलत हो गया। चलो अब हम देख लेते हैं भाई। इन सर्च ऑफ क्वीन बी, एक क्वीन बी की सर्च में उसने ध्यान पूर्वक बी हाइव को ओपन किया और फ्रेम्स को एग्जामिन किया। जब बी हाइव को ओपन करेगा, एग्जामिन करेगा फ्रेम को, उसके बाद ही तो फ्रेम निकालेगा। बी हाइव को ओपन करके फ्रेम देखेगा तभी तो फ्रेम निकालेगा, या पहले फ्रेम निकाल लेगा फिर बी हाइव ओपन करके देखेगा? नहीं, पहले वो बी हाइव को ओपन करेगा, उसके बाद एग्जामिन करेगा फ्रेम को, तब वो फ्रेम, हनी फ्रेम को निकालेगा, फिर स्कैप ऑफ करेगा, उसके ऊपर से वैक्स वगैरह हटाएगा, है ना, नाइफ से वैक्स हटाएगा, फिर वो उस एक्सट्रैक्टर में डालेगा उसको, फिर उसको हनी मिल जाएगा। कहने का मतलब है पी क्यू आर एस सिंपल तो है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पी क्यू आर एस सिंपल था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। He turned the boat toward the coast when he noticed a small nice smell coming. उसने बोर्ड को कोस्ट की तरफ घुमा दिया जब उसने एक नाइस स्मेल को आते हुए महसूस किया, देखा, महसूस किया। इन सर्च ऑफ द आइडियल वेव, आइडियल वेव की सर्च में ही पेडल हिज बोर्ड आउट टू द डीप वाटर, उसने अपना बोर्ड को डीप वाटर की तरफ पेडल किया। He pushed up onto his feet after pedaling hard. वह पेडल करते हुए अपने जो बोर्ड पर खड़ा हो गया, कॉशियसली बैलेंसिंग ऑन द बोर्ड, और सतर्कता, सावधानी से बोर्ड पर बैलेंस बनाए रखा। He rode the wave to the sand for a few beautiful seconds. उसने वेब को रोड किया सैंड पर, सैंड की तरफ कुछ सुंदर सेकंडों के लिए। चलो, उसने रोड किया, उसने पुश किया, उसने टर्न किया, क्यों क्यों किया ये सब? इन सर्च ऑफ आइडियल वेव, आइडियल वेब की सर्च में उसने पेडल किया था बोर्ड, कहां? डीप वाटर में। कहने का मतलब है सेंटेंस क्यू से शुरू होगा। डीप वाटर में उसने अपना बोर्ड लेके गया, क्यों? आइडियल वेब की सर्च में। अब उसने फिर कोस्ट की तरफ जो है अपना उसको घुमा दिया जब उसने देखा एक एक नाइस स्मेल कमिंग है। एक बात बताओ, ये समुद्र है, ये इसके कोस्ट है। अब समुद्र में नहर इधर से इधर की तरफ चलेगी, उधर से कोस्ट की तरफ आती है, उधर से इधर की तरफ आती है। तो पहले वो अपने बोट को इधर लेके गया, ठीक है, डीप वाटर में लेके गया, यहां से वो डीप वाटर में लेके गया, ठीक है। अब उसने अपना बोर्ड को किस तरफ? अब किनारे की तरफ घुमा दिया, क्योंकि पीछे से वेव आ रही है। वेव हमेशा किनारे की तरफ चलती है, किनारे की तरफ चलती है, ऐसा तो नहीं किनारे से अंदर की तरफ चल देंगी। वेव हमेशा गहरे पानी से कम पानी की तरफ आती है। तो उसने घुमा दिया भाई साहब, जब उसने स्मेल किया नोटिस वो को, तो क्यू के बाद पी आ रहेगा। फिर उसने पुश किया अपने अनदर फीड आफ्टर पेडलिंग हार्ड, अनदर फीड उसने पुट की और फिर उसने बैलेंस बनाया, बोर्ड पर खड़ा हो गया, कुछ सेकंड के लिए उसने अपना एंजॉय कर लिया। इसका मतलब क्यूपीआरएस सही है, क्यूपीआरएस सही है। एक और हिंट इसमें थी, अगर आपने नोटिस की हो, जब डीप वाटर में ले जाओगे तभी तो आप अपने बोट को कोस्ट की तरफ
घुमाओगे। आप यहां ले गए कोस्ट की तरफ घुमा दिया, ऐसे थोड़ी ना होगा। जब आप अंदर जाओगे तभी तो कोस्ट की तरफ बोर्ड को घुमाओगे। तो कहने का मतलब है क्यू के बाद पी आता, क्यू के बाद पी आता। क्यू से पहले पी गलत, क्यू से पहले पी गलत, क्यू से पहले पी गलत, वैसे ही गलत हो गया। चलो खुद सोचो, आपने अपने बोर्ड को कोस्ट की तरफ, किनारे की तरफ घुमाया है। जब आप पहले उसे गहरे पानी में किनारे से दूर अंदर ले जाओगे, यहां ले जाओगे, तभी तो किनारे की तरफ घुमाओगे। बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। इसलिए मैं बोलता हूं ये तो पूरा का पूरा ना लॉजिक है। मतलब आपका विवेक कितना काम कर रहा है, आपकी कॉमन सेंस कितने काम कर रही है, ये है। ये ऐसे ना इसमें ग्रामर रूल लगते हैं, ना वोकेबलरी, तो चाहिए ही चाहिए समझने के लिए। आप कितने कॉन्शियस हो, आपकी कॉमन सेंस कितना काम करती है, आप कितने लॉजिक फिट बैठा सकते हो। भाई मैं तो बैठा लेता हूं भाई, अब आपका मुझे पता नहीं, लेकिन ये आपको पता है प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे, जिस दिन आपने 500 पैरा जंबल प्रैक्टिस कर लिए, 500, अब जैसे मान के चलो मैंने आपको 10 क्लास दी, 12-15 क्लास दी, तो मैंने लगभग आपको 50 के करीब पैरा जंबल प्रैक्टिस करा दिए। तो 50 मैंने कराए हैं, इसका 10 गुना आपको प्रैक्टिस करनी है। जिस दिन आपने 500 पैरा जंबल प्रैक्टिस कर लिए, PQRS, उस दिन आप पैरा जंबल में महारती हो जाओगे। बहुत शानदार तरीके से आप पैरा जंबल करने लगोगे। और एक बात बताऊं सही, सबसे आसान इंग्लिश है, सबसे आसान। मैथ से छोटा सिलेबस है इसका। जीएस में अब आप सोच के देखो, जीएस में आपको पूरी पॉलिटी पढ़नी पड़ती है, पूरी पॉलिटी पढ़ी, और क्वेश्चन कितना मिला, 1 या 2। वहीं आपने ईडियम्स पढ़े और क्वेश्चन मिले आपको 2। पूरी पॉलिटी रटने से आसान है 500 ईडियम रटना, है ना। आपने जीएस में पूरी हिस्ट्री रटी, नंबर मिले 1 या 2। वहीं आपने OWS रटे, क्वेश्चन मिले 2। यहां 1 या 2 क्वेश्चन, यहां फिक्स 2 क्वेश्चन है। आसान हुआ हिस्ट्री से। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हिस्ट्री से आसान है, नहीं है। जीएस में आपने मान के चलो साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों रटे, क्वेश्चन से नंबर आए 2 या 3 क्वेश्चन। वहीं आपने साइनो एंटो रटे, 1000 साइनो एंटो रटे, क्वेश्चन मिले 4। अब अगर आप जीएस से इसकी तुलना करें, तो जितनी मेहनत आप जीएस में करते हो और आपका स्कोर आता है 40%, उतनी मेहनत अगर आपने इंग्लिश वोकैबुलरी में कर दी, आपका स्कोर आएगा 90%। तो मैं ऐसे कैलकुलेशन करता था, आप लोग करते हो या पता नहीं। मैं वो बंदा हूं कि मैंने जब 10th के एग्जाम थे और मेरी ड्राइंग खराब थी, मुझे लगा मेरी ड्राइंग मेरी फर्स्ट डिवीजन को रोक सकती है, तो लास्ट के 15 दिन में मैं रोज 4 घंटे ड्राइंग करता था। सोच के देखो, 10वीं के एग्जाम है 15 दिन बाद, और आप रोज 4 घंटे ड्राइंग कर रहे हो। तो मैं कैलकुलेशन करता हूं अपनी, हर किसी की अपनी अलग पर्सनल प्लानिंग की जरूरत होती है। इतनी समझ आपके अंदर होनी चाहिए कि आपके लिए क्या जरूरी है, आप वो करो। मेरे घर वाले सब लड़ते थे, 15 दिन बचे हैं तो ड्राइंग करने में लगा हुआ है। मैंने बोला मैं मैथ्स तैयार कर चुका हूँ, मैं हिंदी इंग्लिश सब तैयार कर चुका हूँ, साइंस तैयार कर चुका हूँ, मेरे इसमें 30-40-50 नंबर आएंगे, मेरी परसेंटेज खराब हो जाएगी। 15 दिन में मैंने ड्राइंग, आलेखन वगैरह बनाना, सीनरी बनाना, उनको शेड करना, वाटर कलर से कलर करना सीखा था, है ना। जब तो यूट्यूब वगैरह भी नहीं थे। ऐसे प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो, ऐसे ही मैं सोचता था कि यार जितना मैं पॉलिटी को यहाँ टाइम देता हूँ, उतना टाइम अगर मैं ईडियम्स को दूं तो मेरे ईडियम्स पक्के, पॉलिटी में गारंटी नहीं, ईडीएम में गारंटी है। जितना टाइम मैं हिस्ट्री को देता हूँ, उतना टाइम अगर मैंने वन वर्ड को दिया तो वहां गारंटी है। जितना टाइम मैं साइंस को देता हूँ, उतना टाइम अगर मैंने यहाँ दिया तो गारंटी है। जितना टाइम मैं बाकी जीएस को दूं, भाई मैं बाकी इसमें आपका ज्योग्राफी आ गई, इकोनॉमिक्स आ गई, स्टैटिक जीके आ गई, करंट आ गई, उतना टाइम अगर मैं जीएस ग्रामर को दूं तो ग्रामर तो पक्के नंबर देती है।
ये आपको थोड़ा सोचना पड़ता है ना। चलो, आप 400 500 क्वेश्चन आप परसेंटेज और उन सब के प्रैक्टिस करते हैं तो आप करने लगते हैं ना, परसेंटेज से क्वेश्चन आता है। ऐसे ही आप 5 क्वेश्चन पैराजंबल से 500 क्वेश्चन कीजिए, आप पैराजंबल करने लगोगे इजीली। सी क्रिएटेड अ डिकाडेंट बेटर एंड बेक्ड 3 लेयर ऑफ केक फ्लॉलेसली। ये भी सी से शुरू हुआ। द फिनिश्ड केक वॉज अ स्टनिंग। फिनिश्ड केक, उसने केक बनाया है तो केक फिनिश्ड बाद में होगा। क्यू से सेंटेंस किसी भी कीमत पर शुरू नहीं हो सकता। एक और बात, फिनिश्ड होने के से पहले वो बेक नहीं करेगी, बेक के बाद फिनिश होगा। कहने का मतलब है पी के बाद क्यू आएगा। मुझे नहीं पता एक बाद आएगा दो बाद आएगा, लेकिन पी से पहले क्यू नहीं आ सकता। क्यू पी से पहले नहीं आ सकता, बाद में आ सकता है। तो जहां क्यू पी से पहले, क्यू पी के बाद है, हो सकता है। पी के बाद क्यू है, हो सकता है। पी के बाद क्यू है, हो सकता है। ये नहीं हो सकता। दूसरा, सी कोटेड द आउटसाइड ऑफ द एंटायर केक आफ्टर स्टैकलिंग द स्टैकलिंग द लेयर विद आइसिंग बिटवीन देम बिफोर जेंटली लेवलिंग ईच केक लेयर। अब देखो यहां सुनो, सी केक्ड डेकाडेंट बैटर एंड बेक्ड 3 लेयर केक। उसने 3 लेयर बनाई है ना, उसने 3 लेयर बनाई। अब बिफोर जेंटली लेवलिंग ईच केक लेयर, अब लेयर को जेंटलिंग करने से पहले, उसे मतलब इवन करने से पहले उसने एक लाइट और क्रीमी आइसिंग बनाई। ठीक है, लाइट और क्रीमी आइसिंग बनाई। चलो जी, मतलब पी के बाद एस हो सकता है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पहले उसने 3 लेयर बनाई केक की, फिर उसने आइसिंग बनाई। सी कोटेड द आउटसाइड ऑफ द एंटायर केक आफ्टर स्टैकलिंग द लेयर विद आइसिंग बिटवीन देम। उसने आउटसाइड, जो उसकी केक की आउटसाइड को कोट किया था। केक की 3 लेयर, एक लेयर फिर कोट किया, दूसरे लेयर फिर कोट किया, फिर तीसरे लेयर फिर कोट किया, फिर चारों तरफ से उसने कोट किया था। किससे? आइसिंग से। बिटवीन देम, उनके बीच में आइसिंग लगाई, चारों तरफ आइसिंग लगाई। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। उसके बाद मतलब आर आएगा और लास्ट में केक फिनिश हो जाएगा, इसका मतलब क्यू आएगा। तो पी एस आर क्यू, पी एस आर क्यू सही आंसर है। खुद सोचो प्रोसेस क्या है। आपने 3 लेयर पकाए, ठीक है, 3 लेयर बनाए केक के। उसके बाद आपने इन्हें रखने से पहले, इनको लेवलिंग करने से पहले, केक की ईच केक को लेवल करने से पहले कि भाई मैं तीनों को बराबर कर दूं, आपने क्रीम बनाई, लाइट क्रीम बनाई। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, आपने इनको कोट किया एंटायर केक को स्टैकलिंग करके। स्टैकलिंग के बाद आपने कोट किया। स्टैकलिंग मतलब ये, इसके ऊपर आपने एक और लेयर रखी, इसके ऊपर आपने एक और लेयर रखी। ठीक है, फिर आपने स्टैकलिंग, ये हो गया एक के ऊपर एक रखना लेयर को। फिर आपने आइसिंग से उसको कोट किया और बाद में आपका फिनिश डिजाइन हो गया। बस, सिंपल है। उम्मीद करता हूं मेरे भाई आपको सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। एमटीएस में इनका वेटेज उतना ही होता है जितना सीजीएल में होता है, जितना सीएचएसएल में होता है, जितना सीपीयू में होता है। नहीं, अगर चारों सेंटेंस अगर आपके देखो किससे शुरू है, चारों सेंटेंस प्रोनाउन से शुरू है। द फिनिश्ड केक वॉज अ स्टनिंग डिजाइन। फिनिश्ड केक एक स्टनिंग डिजाइन था। तो पहले केक फिनिश थोड़ी ना हुआ, केक बनाने का प्रोसीजर इसमें बताया गया है। केक बनाने की बात हुई है, सबसे पहले फिनिश्ड तो नहीं हो सकता है। क्या सबसे पहले फिनिश्ड हो जाएगा? नहीं, पहले वो केक पकाएगी, फिर उसके लिए आइसिंग बनाएगी, फिर केक की तीनों लेयर को इवन करके उस पर आइसिंग करेगी, तब केक फिनिश होगा, तब डिजाइन बनेगा जो सेलिब्रेशन के लिए होगा कैंडल्स के साथ। ठीक है, चलो, उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आपको सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। मुलाकात आपसे अभी होगी वोकेबलरी की क्लास में, जिसमें आज हम करने वाले हैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपने कुछ नया, बेहतर, अच्छा सीखा होगा, है ना। हर दिन कुछ ना कुछ सीखने का नाम ही जिंदगी है।
और हर क्लास से आप कुछ ना कुछ सीख के जाए, यही कोशिश है। सीखने का मतलब ऐसा नहीं आपने नई ट्रिक सीखी है, सीखने का मतलब ये भी है कि आपने एक नजरिया अपना स्ट्रांग किया है, आपका एक जो परसेप्शन था क्वेश्चन को करने का वो स्ट्रांग हुआ हो, ये भी एक सीख ही है। ठीक है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया हो। आ, अब तो सारे क्वेश्चन मुश्किल वाले एडिक्विटी वाले चल रहे हैं जो आपको मुश्किल लगते हैं। चलो मिलते हैं मेरे भाई, आज के लिए इतना ही, अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।